हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 पाठ 15 नीलकंठ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की लेखिका महादेवी वर्मा है और ये जो चैप्टर नीलकंठ है ये एक पीकॉक मीन्स मोर, एक मोर के बचपन से उसके अंतिम समय तक की कहानी है। इस कहानी से एक पीकॉक के विषय में महादेवी वर्मा किस तरह से वर्णन करती हैं। यह स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का इशारा दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने आकर कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। ये जो लेखिका महादेवी वर्मा है ये एक टीचर थी, इसीलिए जो चिड़िया वाले बड़े मियाँ थे उन्होंने आकर के सबसे पहले सलाम किया और आगे बोलने लगे, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। जो चिड़िया वाले बड़े मियाँ थे उन्होंने लेखिका महादेवी वर्मा से कहा कि आपने पिछली बार जो मोर के बच्चों के लिए पूछा था, शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को उन्हें कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इन लाइनों का मतलब ये है, जो बड़े मियाँ थे बर्ड सेलर, वो बातें बहुत ज्यादा करते थे। किसी के सामने खड़े हो जाएं तो उनकी बातें कभी बंद नहीं होती थी। सामने वाला जब उन्हें रोक देता था तब ही चुप होते थे, नहीं तो वो बोलते ही रहते थे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने ही बीच में उन्हें रोककर पूछा। इसका मीन्स ये है कि लेखिका उनकी इस हैबिट को जानती थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें रोका और बोला, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था। आप संकीर्ण जानते हो? संकीर्ण मीन्स होता है छोटा, वेरी स्मॉल। पिंजड़ा बहुत छोटा था। वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। आप सावक जानते हो? सावक मीन्स होता है शिशु। शिशु मीन्स छोटा बच्चा। कहने का मीन्स ये है कि पिंजड़ा बहुत छोटा था। वे दोनों छोटे पक्षी बच्चे जाली के फ्रेम में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई चित्र बना हुआ है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। इट मीन्स ये है कि जब मैं उन बच्चों को अच्छे से देख रही थी तो उस समय भी बड़े मियाँ जाने क्या क्या बोले जा रहे थे। कैसी बातें कर रहे थे? ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी माँ ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बरहा कहा मीन्स मैंने उससे बार बार कहा, भाई
जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा? इसका मतलब जो पर्सन मियाँ की दुकान पर उन बच्चों को देके गया था, उसने एक भी बात नहीं सुनी। बड़े मियाँ मोर के बच्चों की कुछ कीमत कम कराना चाहते थे, लेकिन वह आदमी माना नहीं, 30 रुपए में ही देके गया। बड़े मियाँ को आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। इसका मीन्स ये है, बड़े मियाँ लेखिका को बता रहे हैं कि वह आदमी जो मुझे देके गया था 30 रुपए से कम नहीं हुआ था, लेकिन आपने मुझसे कहा था ना कि मोर के बच्चे चाहिए, इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी उस व्यक्ति को 30 रुपए देने पड़े। अब आप जो मुनासिब समझें, ये मुनासिब मीन्स होता है सही, सुइटेबल। मैंने तो उसे 30 रुपए दे दिए हैं, अब आप जो उचित समझें इनकी कीमत आप मुझे दे दो। अस्तु मीन्स होता है इसीलिए। लेखिका ने 30 रुपए तो उस चिड़ीमार के लिए और 5 रुपए बड़े मियाँ के लिए देकर वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा। तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। इट मीन्स जब लेखिका ने उन पक्षियों का पिंजड़ा अपनी गाड़ी में रखा तो चौखटे का चित्र जीवित हो गया। इट मीन्स वे जो छोटे छोटे बच्चे थे एक्टिव हो गए। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित मीन्स होता है शायद। अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। इट मीन्स पहले तो वे इधर उधर छिपते रहे, उसके बाद में जो मेरे रद्दी कागजों की टोकरी थी उसको उन्होंने अपना घर मान लिया। 2-4 दिन वे इस प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते रहे। ये गुप्तवास करते रहे मीन्स छुपते रहे, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। इट मीन्स दिन में तो वे इधर उधर छिप जाते थे और रात को उस टोकरी में सो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर। फिर उन्हें इस बात का निश्चय हो गया कि उनकी जान को यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, तो वे कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आकर बैठ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, ये चित्रा जो है लेखिका की बिल्ली का नाम है, इन आगंतुकों का पता लगा सकती थी। इसका मीन्स ये है कि उनके कमरे में वैसे तो जाली लगी हुई थी, लेकिन उनको डर था कि दरवाजा खुला रह गया तो उनकी बिल्ली आकर के इनको मार डालेगी।
इसीलिए वे हमेशा दरवाजे को बंद रखती थीं। और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता? इसका मीन्स यही है कि बिल्ली को पता चल जाता तो उन्हें मार देती। यह अनुमान करना कठिन है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। वैसे तो उनकी बिल्ली इतनी जेंटल है कि कभी चूहे को भी नहीं पकड़ के मारती। लेकिन ये दोनों बच्चे नए थे, उससे परिचित नहीं थे, इसीलिए लेखिका को डर था कि कहीं उनकी बिल्ली उसे मार न दे। परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मीन्स यही है कि लेखिका को डर था कि ये दोनों अपरिचित हैं, अपरिचित लोग यहाँ आ गए हैं, उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्ली के होते हुए किसी अनजान पक्षी को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। बिल्ली यही सोच करके उनको मार न दे, उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असहाय ही कही जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, वैसे जो उनकी बिल्ली थी, जो पक्षी उनके यहाँ रहते थे, उन सबको जानती थी, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन इन दोनों अनजान पक्षियों को बिल्ली ऐरे गहरे समझेगी और ये पक्षी मेरी मेज पर आएंगे तो चित्रा को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, उसके अभिमान को चोट पहुंचेगी कि मेरे होते हुए ये यहाँ कैसे आ गए। यह सोच करके उनकी बिल्ली उन पक्षियों को मार सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। इट मीन्स जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में होने लगा, मेरे घर में ये पक्षी रहने लगे, मेरा घर ऐसा लगने लगा कि ये चिड़ियाघर है, तो मैंने बड़ी कठिनाई से इन दोनों पक्षियों को, मीन्स मोरों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जहां पर मेरे द्वारा पाले जाने वाले सभी जीव जंतु रहते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। इट मीन्स जब मैंने इन दोनों नए पक्षियों को उस जाली घर में छोड़ा तो सभी पहले से रहने वाले पक्षी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इन दोनों पक्षियों का इस तरह से स्वागत किया जैसे किसी परिवार में नई बहू आती है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। एक कबूतर का नाम लक्का है, उसने नाचना छोड़कर वहां दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। ये चिड़ियाघर इसीलिए यूज किया जा रहा है कि वे बहुत सारे पक्षी रखती थी। जिस जाली के घर में सभी पक्षी थे वहां पर इनको भी छोड़ दिया गया, तो सभी पक्षियों ने उनका स्वागत किया। उनके कबूतर का नाम लक्का था, उसने नाचना बंद कर दिया और उधर दौड़ पड़ा और उनके चारों तरफ घूम घूम करके गुटर गूं करने लगा। जो बड़े खरगोश थे
वो सभ्य लोगों की तरह बैठ करके गंभीर भाव से उनको देखने लगे और जो छोटे खरगोश थे उनके चारों तरफ उछल कूद मचाने लगे और जो तोते थे एक आंख बंद करके उन्हें ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना होता है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे। उनका डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा था जैसे इल्ली, जो तितली है ना, तितली के अंडों से इल्ली बनती है, तब वो बड़ी होती है, बाद में तितली बनती है। इसी तरह से वे भी डेवलप कर रहे थे। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम मीन्स होता है घुमावदार। गोल आंखों में इंद्रनी नीलाभ छुत झलकने लगी। इट मीन्स उनकी आंखें नीली होने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। इस तरह से उसके बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है। मोर की कलगी और बड़ी, सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच और पैनी घुमावदार हो गई। आंखों की पुतलियां नीली झलकने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। स्टूडेंट, आलेखन मीन्स होता है डिजाइन। पीकॉक के पंखों में सलेटी और सफेद डिजाइन दिखाई देने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। उसके पंख थे ना, आपने पीकॉक के पंख देखे होंगे, कुछ इस तरह से होते हैं ना, वो मून के जैसे कलर के और रंग बिरंगे। इनके लिए बोला जा रहा है। उसके पंखों में चंद्रिकाएं, पीकॉक के मोर पैक में मून जैसी शेप होती हैं, वो इंद्रधनुषी रंग की होती हैं। ये और ज्यादा बनने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और रक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सब की रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन मीन्स होता है कष्ट में रोना, परेशान होकर रोना, कष्ट में रोना, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता। कर्णवेध मीन्स होता है
कर्ण छेदन होना मीन्स कान में छेद होना, जैसे लड़कियों के कान में छेद किए जाते हैं उन्हें कुंडल पहनाने के लिए। यहाँ बोला जा रहा है जब वह खरगोश के बच्चों के कान पकड़ के ऊपर उठा लेता था तो कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुओल सब खेल खेलते रहते। मीस छुई छुआ का खेल खेलने लगते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से तो निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सब वहीं पड़ा रहा। ये निश्चेष्ट में से उसने कोई चेष्टा नहीं की, वह बेहोश हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपने मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे
परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर मीन्स होता है सांप नाग। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव में होता है आनंद का उत्सव। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोर से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं? सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए।
जिनको वह पंखों में छिपाई रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को खेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैर से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के इस्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंख की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाई रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली उसकी डॉगी का नेम है, जो अल्सेशियन वैरायटी की है। एक दिन जब आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के राइटर हैं महादेवी वर्मा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर आदि पीडीएफ तथा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर विजिट करें।